नमस्कार सभी को। मैं सुमन, लेक्चरर इन हिस्ट्री, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भूगोल पाठ 4 कृषि के भाग 2 में पाठ के शेष मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम पाठ की चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्यों न पूर्व ज्ञान का अवलोकन कर लें, यानी कि हमने पिछले भाग में पाठ के बारे में क्या जाना था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कि पिछले भाग में हमने विभिन्न प्रकार के कृषि के प्रकार जैसे कि जीविका निर्वाह कृषि, गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि, इसके बारे में चर्चा की थी। फिर कर्तन दहन प्रणाली और उसके विभिन्न नामों का हमने वर्णन किया। फिर हमारे भारत में बोए जाने वाली विभिन्न ऋतुओं की फसलें जैसे कि रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, उनका वर्णन किया। फिर हमने मोटे अनाज और जो हमारी दालें बोई जाती हैं भारत में, उनका वर्णन किया। तो ये हमने पूरी चर्चा पिछले भाग में की थी और अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वर्णन करते हैं बागवानी फसलों का। बागवानी फसलें आप लोगों ने सुन भी रखा होगा कि जैसे अमरूद का बाग, आम का बाग, सेब का बाग, ये हमारे बागवानी फसलों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि फल और सब्जियां हमारी बागवानी फसलों में आती हैं। 2014 में भारत संसार में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर था। भारत में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधी दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है। और अब वर्णन करते हैं कि कौन कौन से फल किन किन राज्यों में उगाए जाते हैं। तो सबसे पहले आम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। संतरे नागपुर के प्रसिद्ध हैं। केला केरल, मिजोरम, तमिलनाडु में उगाया जाता है। लीची बिहार, उत्तर प्रदेश में, और सेब के लिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू प्रसिद्ध हैं। फिर आते हैं सब्जियों पर। भारत संसार की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है और भारत में मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू मुख्य रूप से उत्पादित की जाती हैं। तो ये हुई हमारी बागवानी फसलें जिसमें हमारी आती हैं फल और सब्जियां। अब बढ़ते हैं अखाद्य फसलों की ओर। अखाद्य फसलें कौन सी होती हैं कि वो फसलें जिनका उत्पादन खाने के लिए नहीं बल्कि उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उनको अखाद्य फसलें बोलते हैं। जैसे कि रबड़ एक अखाद्य फसल है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जा सकती है। रबड़ के उत्पादन के लिए कैसी परिस्थितियां चाहिए, यानी कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, तो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक आवश्यक होता है। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक जरूरत होती है। मिट्टी, जलोढ़ और दलदली दोनों में ही रबड़ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। किन राज्यों में रबड़ का उत्पादन किया जाता है, तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय की गारो की पहाड़ियाँ। और रबड़ के उत्पादन में काफ़ी श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, पेड़ों से पहले रस निकाला जाता है और फिर उसका इकट्ठा करके वस्तुएं बनाई जाती हैं। सन 2012 और 13 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत संसार में चौथे स्थान पर था। अब सवाल बच्चों आप लोगों के लिए, उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो रबड़ से बनती हैं और जिनका हम प्रयोग करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं जो कि रबड़ से बनी होती हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो आपको सोचना है और वो लिस्ट बनानी है। आशा है आपने जवाब सोच लिया होगा कि कौन सी वस्तुएं जो कि रबड़ की बनी हुई हैं उनका आप उपयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली अखाद्य फसल जिसमें आती हैं रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें वो होती हैं जिनसे धागे बनाए जाते हैं। जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं तो वो कपास के से बने होते हैं। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक जो रेशम है, भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। रेशेदार फसलों में सबसे पहले हम वर्णन करते हैं कपास का। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है और कपास उत्पादन में भारत संसार में तीसरे नंबर पर आता है। भारत के दक्कन पठार के काली मिट्टी में कपास का उत्पादन किया जाता है, और या ये कह लें कि इसको काली मिट्टी की फसल के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एक खरीफ की फसल है और किन परिस्थितियों में इसका उत्पादन होता है, तो तापमान इसके लिए चाहिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस की। और कितना समय इस फसल को तैयार होने में लगता है, तो 6 से 8 महीने या फिर ये कह लें 210 दिन पाला रहित और खिली धूप की दिनों की आवश्यकता होती है इस फसल को पकने के लिए।
वर्षा, हल्की वर्षा से काम चल जाता है, सिंचाई से काम चल जाता है। वर्षा की बात करें तो 100 सेंटीमीटर वर्षा इसमें काफ़ी होती है। मिट्टी, इसको काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है क्योंकि इसको काली मिट्टी की फसल भी कहा जाता है, परंतु कई राज्यों में जैसे कि पंजाब, हरियाणा में जलोढ़ मिट्टी में भी इसका उत्पादन किया जाता है। और राज्य आते हैं महाराष्ट्र और गुजरात पहले नंबर पे, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। अगली रेशेदार फसल है जूट। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। और किस तापमान में उगाई जाती है तो उच्च यानी 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक मिट्टी, इसमें जलोढ़ अच्छी होती है। राज्य में सबसे पहले नंबर आता है पश्चिम बंगाल में, कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट की खेती की जाती है। इसके अलावा बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय में भी जूट की खेती की जाती होगी। और आपने जूट की बनी काफ़ी वस्तुएं आपके घर में और आसपास में देखी भी होंगी, जैसे कि चीनी की बोरी, या फिर जो सरकारी स्कूल में बच्चे टाट पट्टी पर बैठते हैं वो भी जूट की बनी होती हैं। जूट के बैग, काफ़ी ऐसी सजावट की वस्तुएं जो कि जूट से बनाई जाती हैं। तो ये दूसरी हमारी महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है जूट। अगली रेशेदार फसल है रेशम। हमने बताया कि भारत में 4 प्रमुख रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं: कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। तो पहली जो 3 फसलें हैं वो मिट्टी में उगाई जाती हैं, जबकि रेशम के कीड़े के कोकून से मिलता है, जो कि मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। और रेशम उत्पादन के लिए जो रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है उसको रेशम उत्पादन या सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। भारत में बोई जाने वाली मुख्य फसलों के वर्णन के बाद अब हम वर्णन करेंगे कि भारत में सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है कृषि है हमारी, और 60% जो लोग हैं उनकी आजीविका का साधन भी कृषि है। और इससे पहले जैसे कि भारत गुलाम था तो अंग्रेजों ने भारतीय कृषि के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया, बल्कि शोषण ही भारतीय किसानों का किया। और जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने फिर कृषि व्यवस्था के विकास की तरफ ध्यान दिया। तो यहाँ हम इसको 2 भागों में करेंगे, 1947 से 1970 के बीच जो कार्य किए गए और 1970 के बाद के जो कार्य किए गए। तो सबसे पहले वर्णन करते हैं तकनीकी और संस्थागत सुधार 1947 से 1970 के बीच में। तो काफ़ी सुधार सरकार द्वारा किए गए। जैसे ही आज़ाद हुआ उसके बाद जो खेत हैं उनकी चकबंदी की गई। चकबंदी का मतलब होता है जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको इकट्ठा करने संबंधी नियम बनाना। फिर इसके अलावा प्राचीन काल से जो जमींदारी व्यवस्था चली आ रही थी कि एक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ज़मीन पर अधिकार होता है, तो सरकार ने उस जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए नियम बनाया। इसके अलावा जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना क्या होती है कि विकास के लिए 5 साल के लिए एक योजना निर्धारित की जाती है और इसमें भूमि सुधार को मुख्य लक्ष्य में रखा गया था। हालांकि सारे नियम कानून थे परंतु इनको ढंग से लागू नहीं किया गया। फिर बात आती है 1960 और 70 के दशकों की कि भारत सरकार ने कृषि सुधार में फिर से शुरुआत की और पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की। परंतु इनका भी ये कह लें कि विकास जो है कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। अभी हमने बताया था कि 1970 के दशक में पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति आरंभ की गई थी। तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्या है, इसका अर्थ आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हरित क्रांति उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरक, कीटनाशकों, आधुनिक कृषि यंत्रों और उन्नत सिंचाई के साधनों का प्रयोग करके खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। दूसरा है श्वेत क्रांति कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड नाम से एक अभियान चलाया गया, जो कि आगे चलकर श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य था डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों की सहायता करना। तो 2 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। तकनीकी और संस्थागत सुधार जो कि 1980 और 1990 के दशकों में किए गए थे, इसमें किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। कौन कौन से कदम? तो जैसे कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान किया गया था।
दूसरा, ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई थी ताकि किसानों को कम ब्याज पर पैसा मिल सके और वो कृषि का विकास कर सकें। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जैसी भी योजनाएं सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए की गई थी। और कृषि को और ज़्यादा प्रभावशाली और किसानों की मदद करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम और कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी की भी व्यवस्था की गई थी। कृषि कार्यक्रम प्रसारित वहां पर किए जाते थे। इसके अलावा बिचौलियों से बचाने के लिए, बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार द्वारा घोषणा भी की जाती है। तो ये सुधार, तकनीकी और संस्थागत सुधार, जो कि 1980 से 1990 के बीच में किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा किए गए थे। अब वर्णन करेंगे कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान की। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी ये 2010 और 11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। परंतु लगातार जो इसका अंश घटता जा रहा है वो एक चिंता का विषय है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय किसान अपने बेटे को किसान बनाना चाहते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि काफ़ी परेशानियां उनके सामने आ रही हैं और यहाँ पर ज़रूरत है कि सरकार द्वारा कुछ ठोस कदम कृषि के विकास के लिए उठाए जाएं। भारतीय सरकार के द्वारा भी कृषि के आधुनिकीकरण के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछा भी जाता है एग्जाम में कि भारतीय सरकार द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण के कौन से प्रयास किए गए हैं। तो पहला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, पशु चिकित्सालय संबंधी सेवाएं दी गई हैं, पशु नस्ल सुधार केंद्र खोले गए हैं, बागवानी का विकास किया गया है और मौसम विज्ञान और मौसम संबंधी भविष्यवाणी का भी विकास किया गया है ताकि हमारे कृषि का विकास किया जा सके। परंतु इतना होने के बावजूद भी कुछ कमी है कि हमारा कृषि का विकास उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम वर्णन करेंगे खाद्य सुरक्षा का, कि सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पहले इसका अर्थ समझते हैं। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने से, यानी ये सरकार का कर्तव्य बनता है जो हमारे गरीब लोग हैं उनको भी कम कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध हों। और यहाँ इसके दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। बफर स्टॉक में अनाज को इकट्ठा किया जाता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उसका गरीब लोगों तक बंटवारा किया जाता है। आपने आसपास में देखा भी होगा कि बीपीएल और एपीएल ये आपके राशन कार्ड की कैटेगरी होती है, कि जो बीपीएल होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे, उनको सरकार द्वारा कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो जो खरीद का कार्य होता है वो भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है, उसको वहाँ पर स्टॉक इकट्ठा करने की जिम्मेवारी है। और जो वितरण यानी कि बांटने का कार्य है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस द्वारा किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी एक बार समझते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एफसीआई की फुल फॉर्म बताए, तो हिंदी में भारतीय खाद्य निगम हो गया और इंग्लिश में हो गया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका क्या कार्य है? खाद्यान्नों को उपलब्ध करके भंडार की व्यवस्था करना। ये सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अन्न खरीदती है। सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास कृषि के विकास के लिए किए जा रहे हैं, परंतु क्या कारण है कि हम अखबार में और न्यूज़ में लगातार पढ़ते जा रहे हैं कि किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही। तो यहाँ पर किसानों को समस्याएं, या फिर ये कह लें कि अब जो किसान है खाद्यान्नों की बजाय दूसरी फसलों की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं। तो इसके पीछे कई कारण हैं जिनका हम वर्णन यहाँ करते हैं। जैसे कि जो बीज हैं, रासायनिक खाद हैं, उनकी दामों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। दूसरा, किसानों को उत्पादन मूल्य पर
नियंत्रण नहीं, यानी कि जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है या फिर जो बिचौलिए बीच में आके खा जाते हैं तो उनके ऊपर किसानों का नियंत्रण नहीं है। फिर है भूमि की निम्नीकरण की समस्या, जो ये रासायनिक खादों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है जिससे भूमि का उपजाऊपन कम होता जा रहा है। या फिर जो बड़े किसान हैं उनके पास सिंचाई के पूरे साधन हैं, नलकूप लगा लेते हैं, और बेचारे जो छोटे किसान हैं उनके पास ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। चौथा है जनसंख्या में बढ़ोतरी के कारण जो किसान का खेत का आकार है वो कम होता जा रहा है, तो वो जो अपने परिवार भरण पोषण के लिए फसलें उगा रहे हैं उनमें उनकी कमी आती जा रही है। पांचवा है खाद्यान्न फसलों के स्थान पर फलों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों का बोया जा रहा है, जिसके जो हमारी खाद्यान्न फसल हैं उनके उत्पादन में गिरावट आती जा रही है। अगला कारण है ऋण भार, कि किसान की जो फसल है वो उसके लिए ऋण लेता है और कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि वो ऋण चुका नहीं पाता है। तो ऐसी कई परेशानियां हैं जो हमारे आज के भारतीय किसानों के सामने आती जा रही हैं और जिनकी निवारण करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हमारे भारत में किसान ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे। अब हम आ गए हैं पाठ के आखिरी पड़ाव पर, यानी कि कृषि और वैश्वीकरण की ओर। वैश्वीकरण आप लोगों को पता ही है कि संसार के देशों की एक दूसरे से जुड़ी अर्थव्यवस्था, उसको हम क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। और प्राचीन काल से ही भारतीय मसाले और सूती कपड़ों का निर्यात विदेशों में भारत करता आया है। और ब्रिटिश काल की बात करें, यानी अंग्रेजों ने जब भारत पर अधिकार कर रखा था तो इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग के लिए जो कपास थी वो भारत से ही जाती थी। और अपने देश के उद्योगों के विकास के लिए जो अंग्रेजी सरकार थी उसने भारत के लोगों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई थी। नील की खेती कलर करने के काम में आती थी, और जो किसान थे अगर नील की खेती कर लेते तो वो अपने लिए खाद्यान्न फसल नहीं उगा पाते थे, और सरकार ने यहाँ ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई, और जिसके लिए भारतीय किसानों ने 1917 में बिहार में चंपारण विद्रोह भी किया था, ताकि वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न फसलों को उगा सकें। तो ये जो वैश्वीकरण है और कृषि है इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। अब हम बात करते हैं आधुनिक समय में वैश्वीकरण का कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों रूप में करेंगे। सकारात्मक में किसानों ने जैसे व्यापारिक कृषि को बढ़ावा मिला, किसान व्यापारिक फसलें उगाने लगे, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग आरंभ कर दिया, और इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा हुआ, हमारे विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। परंतु इसके साथ साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे चावल, कपास, रबड़, चाय, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि संसार के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है। क्यों है? क्योंकि उन देशों ने टेक्नोलॉजी में भारत से भी ज़्यादा उन्नति कर ली है और वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो जिस प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो वहाँ हमारे किसान पिछड़ रहे हैं। आज हमारी जो भारतीय कृषि है दोराहे पर है और ज़रूरत है इसको सक्षम और लाभदायक बनाने के लिए, जिसके लिए कुछ सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं कृषि के विकास के लिए। कौन से सुझाव हैं? जैसे सीमांत और जो छोटे किसान हैं उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास करना होगा। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या के कारण जो खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है उसके समाधान की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तीसरा है किसानों को शस्यावर्तन यानी कि फसल नियम कि खाद्यान्न फसलों के अलावा जो कीमती फसलें हैं उनके उत्पादन पर जोर देना पड़ेगा। चौथा है किसानों को जैसे कि कीमती, कम सिंचाई और कम समय वाली फसलें जैसे औषधीय पौधे, फूल, सब्जियां वो ज़्यादा से ज़्यादा उगानी होगी। तो यहाँ कुछ प्रयास करके हम अपने देश की कृषि व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। हैं आखिरी क्वेश्चन जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जीन क्रांति और कार्बनिक कृषि से आप क्या समझते हैं। तो जीन क्रांति है, जीन क्रांति में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। इस प्रक्रिया में बीजों की संकर किस्में यानी हाइब्रिड किस्मों को तैयार किया जाता है जो जेनेटिक रूप से रूपांतरित होते हैं, जैसे संतरे और मौसमी के मेल से कीनू उगाना। किसमें हाइब्रिड का इस्तेमाल करके ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। दूसरा है कार्बनिक कृषि।
कार्बनिक कृषि क्या होती है, आजकल आप लोगों ने सुन भी रखा होगा कि लोग ऑर्गेनिक अनाज या सब्जियों की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है, उनको लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो है कारखानों में निर्मित रसायन जैसे उर्वरक और कीटनाशकों के बगैर की जाती हैं। दूसरा, ये हमारे पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है, इनका इस प्रकार की कृषि में पर्यावरण पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। और जो हानिकारक उर्वरक का प्रयोग करके कृषि की जाती है वो हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है। तो इसलिए लोग आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ रुझान जो है बढ़ता जा रहा है और काफ़ी किसानों को इस प्रकार की खेती से लाभ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ सुझाव हैं, कुछ प्रयास हैं जो कि भारतीय किसानों द्वारा कृषि में किए जाने चाहिए। और इसी के साथ ये हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब आपका बुद्धि परीक्षण करते हैं कि आपने जो जानकारी प्राप्त की उससे कितना ज्ञान अर्जित किया। तो यहाँ आपकी प्रश्नावली दी गई है और यहाँ आपको अपने बुद्धि के हिसाब से इनके जवाब भी देने हैं। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा और आप सभी को मेरा धन्यवाद।